नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और सामान्य भाषा विज्ञान की इस श्रृंखला के अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में चर्चा होगी वाक्य विज्ञान पर। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वाक्य विज्ञान आपकी पूरी एक यूनिट कवर कर देगा सामान्य भाषा विज्ञान की, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो लिखा हुआ है कि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भाषा की व्यवस्था को समझने के लिए विश्लेषणात्मक पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। विश्लेषण के लिए वाक्य को सबसे बड़ी सार्थक इकाई माना जाता है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की संरचना को समझने के लिए उसकी पदबंध व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वाक्य के घटकों के क्रमिक संबंधों को स्पष्ट किया जा सके, किंतु वाक्य की संरचना का बहुस्तरीय अध्ययन करने के लिए निकटस्थ अवयव की विश्लेषण की पद्धति अपनाई जाती है। तो वाक्य विज्ञान तक हम कैसे पहुंचते हैं? सबसे पहले बात आती है ध्वनि की, और क्योंकि ध्वनि सबसे छोटी इकाई है भाषा की। उसके बाद में बात आती है शब्द की, और उसके बाद में बात आती है पद की, जिसको हम पद विज्ञान के अंतर्गत विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद में बात आ जाती है वाक्य की, और अंत में बात आती है अर्थ की। तो वाक्य की जो संरचना है, वाक्य का व्याकरण है, उसका जो संपूर्ण विज्ञान है या अध्ययन है, वो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वाक्य विज्ञान के स्वरूप की। तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत निम्न बातों का विचार किया जाता है, जैसे कि वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य में परिवर्तन, पदक्रम इत्यादि। वाक्य विज्ञान के स्वरूप के विषय में भाषाविद हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वाक्य विज्ञान में, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, कि वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध का विचार किया जाता है। तो वाक्य विज्ञान में क्या होता है ये बताते हैं कि इसमें भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों, यानी भाषा में जो विभिन्न पद प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनके बीच जो अंतर संबंध निहित है, उसके बारे में अध्ययन, अध्यापन, विचार इत्यादि किया जाता है। तो इसके तौर पर हम कह सकते हैं कि वाक्य विज्ञान में इन सभी विषयों का समावेश होता है, जैसे कि वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना संरचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पदों का विन्यास या फिर पद विन्यास, और वाक्य के प्रकार, वाक्य का विभाजन, वाक्य में निकटस्थ अवयव, और वाक्य में परिवर्तन और वाक्य परिवर्तन की दिशाएं। ये सारा जो अध्ययन, अध्यापन किया जाता है, या फिर ये अध्ययन, अध्यापन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिस भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, फिर भाषा विज्ञान के जिस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, वो वाक्य विज्ञान कहलाता है। आगे आ जाते हैं। आगे पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान में अंतर भी बता दिया गया। वैसे तो मैंने ऊपर आपको जो श्रृंखला बताई थी वाक्य तक पहुंचने की, उसके आधार पर आप अंतर समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा है कि पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान में अंतर यह है कि पद विज्ञान में पदों की रचना का विवेचन होता है, अतः उसमें पद विभाजन, संज्ञा, क्रिया, विशेषण इत्यादि पर चर्चा होती है। कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, काल, पुरुष इत्यादि बोधक शब्द किस प्रकार बनते हैं, इस पर विचार किया जाता है। वहीं वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की संरचना पर, वाक्य के परिवर्तन पर, वाक्य परिवर्तन की दिशाओं पर, वाक्य विभाजन पर, और वाक्य में पद विन्यास पर, वाक्य के अनिवार्य तत्वों पर, और निकटस्थ अवयव इत्यादि पर बात करने को मिलती है। किसके अंतर्गत? वाक्य विज्ञान के अंतर्गत। तो ये तो अंतर है, बेसिक अंतर, वाक्य विज्ञान और रूप विज्ञान के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं वाक्य के तत्वों पर, जिनके माध्यम से आप वाक्य की आवश्यकता को समझ जाएंगे। तो लिखा है कि भारतीय मान्यता के अनुसार 3 तत्व वाक्य के माने गए हैं, किंतु आधुनिक भाषा के अनुसार भाषा विज्ञान में पदों के कुल 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं, जो कि हैं सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय और क्रम। तो इन पर अब चर्चा कर लेते हैं। सार्थकता से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक होने चाहिए। बहुत ही सामान्य सा अर्थ है। उदाहरण से समझिए, कोयल कूकती है, तो यहाँ पर सभी पद सार्थक हैं, यानी कि जिन्हें जहाँ पर आना चाहिए वो वहाँ पर रखा हुआ है। वहीं कूकल कोयती है, तो यहाँ पर ये निरर्थक हो जाता है। इसलिए सार्थकता का महत्व है, या फिर सार्थकता की आवश्यकता है, या फिर सार्थकता मुख्य तत्व है वाक्य का। दूसरा उदाहरण है कि सांप मोर खाता है, निरर्थक है, क्योंकि सांप मोर को नहीं खाता बल्कि मोर सांप को खाता है। तो सार्थक क्या होगा कि मोर सांप खाता है। इसके बाद में दूसरा जो तत्व है वाक्य का, योग्यता।
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की परस्पर संगति को योग्यता कहते हैं। अर्थात शब्द जो हैं वो प्रसंगानुकूल होने चाहिए, प्रसंग के अनुकूल आने चाहिए। आगे लिखा है कि योग्यता के अभाव में वाक्य में अर्थबोध नहीं हो पाता है, यानी कि अर्थ का अनर्थ सा हो जाता है। यहाँ पर दो प्रकार होते हैं योग्यता के, एक तो अर्थ की दृष्टि से अर्थबोध नहीं हो पाता है, दूसरा पदविन्यास की दृष्टि से अर्थबोध नहीं हो पाता है। जैसे लिखा है कि शेर घास खाता है, कोई अर्थ यहाँ पर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि शेर तो मांस खाता है ना। अब यहाँ पर गाय घास खाती है लिखा होता तो वो सार्थक होता, तो इसलिए यहाँ पर योग्यता जो तत्व है वाक्य का वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और पद विन्यास की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि राम घर गई, तो राम जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर गया होना चाहिए था। वाक्य के अगले तत्व पर आएँ तो अगला तत्व है आकांक्षा। तो आकांक्षा की बात करूँ तो अर्थ की अपूर्णता जहाँ होगी वहाँ आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा होगी, क्योंकि वाक्य सुनकर श्रोता पूरा अर्थ जानना चाहता है। आज के ज़माने में वाक्य का ये तत्व बहुत प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अक्सर हमारा कोई मित्र या फिर कोई अन्य व्यक्ति कोई बात छेड़ेगा, फिर कह देगा कि खैर छोड़ो, तो वो चीज़ हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा कर देती है। तो उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, लिखा है कि आज खाना। अब आपको सुनने की तो इच्छा होगी ना कि पूरा वाक्य क्या है, कि आज खाने में क्या है, या फिर और कुछ बात कहना चाह रहा है आगे वाला व्यक्ति। इसी तरह टीवी पर आज, और उसके बाद में तुम मुझे, तो इस तरह से वाक्य जिज्ञासा पैदा कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला तत्व है सन्निधि, या फिर जिसको आसक्ति भी कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त पद देश और काल दोनों की दृष्टियों से परस्पर आसन्न रहने चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर उदाहरण एक लिखा हुआ भी है, उसके आधार पर ही बता दे रही हूँ। कोई व्यक्ति है, वो सुबह में सोकर उठता है और बोले सिर्फ इतना, कितना, कि आज मैं, यानी सेंटेंस पूरा नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला कि आज मैं। फिर 4-5 घंटे का अंतराल दे के बोले कि बाजार, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। फिर शाम हो जाती है, यानी 4-5 घंटे का अंतराल फिर से हो जाता है, उसके बाद बोलता है कि जाऊंगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए ये तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है, उसे पूरा वाक्य एक ही बार में, एक ही देशकाल में बोलना होगा कि आज मैं बाजार जाऊंगा। अब वो इतने इतने घंटों के अंतराल के बाद में ऐसे बोलेगा अगर कोई वाक्य, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा ना, तो इसलिए ये तत्व महत्वपूर्ण है। 5वां तत्व है अन्वय या फिर अन्विति। तो व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए वाक्य में, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर। तो उदाहरण मैं आपको एक दे रही हूँ कि राम खाना खाती है, तो राम जो है वो पुल्लिंग है, तो लिंग के आधार पर यहाँ पर अन्विति नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो तत्व है वो है क्रम, यानी कि पदक्रम। तो वाक्य में पदों को निहित क्रम में रखना चाहिए, यानी जो जहाँ पे आना चाहिए उसको वहीं पे रखना चाहिए, तो वो पदक्रम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वहीं पर तोड़ फोड़ कर ऐसे लिख दिया जाए कि कुंजी है सफलता की परिश्रम ही, या फिर कुंजी की सफलता है परिश्रम ही, तो ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा, सार्थक नहीं माना जाएगा। तो इस स्तर पर भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इस आधार पर भी वाक्य में पदक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अब आ जाते हैं वाक्य के अंगों पर। वाक्य के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर अंग्रेजी में बोलें तो, उद्देश्य और विधेय हिंदी में। यानी कि वाक्य का जो आगे वाला हिस्सा होता है, शुरुआती हिस्सा होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं, वहीं जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको विधेय कहते हैं। अभी मैं उदाहरण आपको दे दूंगी। तो वाक्य का वह अंग है उद्देश्य, या फिर वह अंश है जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो। वहीं विधेय क्या है? विधेय वह अंश है जो उद्देश्य के विषय में कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। इसमें क्रिया और उसका विस्तार होता है। तो उदाहरण के तौर पर बात करूं तो लिखा हुआ है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया उद्देश्य क्या होता है। आसान शब्दों में उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात होती है वाक्य के शेष अंश में, और विधेय क्या होता है? विधेय वो होता है उद्देश्य के बारे में बताया जाए। जैसे कि बच्चे यहाँ पर जो है वो उद्देश्य है, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, और बाकी जो वाक्य यानी खेल रहे हैं यह क्या है? ये विधेय है। तो आसान शब्दों में आप इसको समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं वाक्य रचना के आधार और भेद पर। तो वाक्य रचना के कुल 4 आधार हैं, 4 भेद हैं। पहला है लोप, दूसरा है आगम,
तीसरा है पदक्रम, जिसको मैंने ऊपर समझा दिया है। चौथा है अन्वय, इसको भी ऊपर समझा ही दिया गया है। पहले तत्व पर आ जाती हूँ या फिर पहले भेद पर आ जाती हूँ, लोप। तो वाक्य रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग हमेशा नहीं होता, कभी कभी कुछ अंशों का लोप भी हो जाता है। तो इस तरह से भाषा में दो प्रकार के लोप देखने को मिलते हैं, एक तो स्वतः अनुमिति और दूसरा प्रसंगानुमिति। यानी कि एक तो आपने स्वयं से ही कोई शब्द लोप कर दिया, किसी शब्द को नहीं प्रयोग किया, वहीं प्रसंग के आधार पर भी कई शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि स्वतः अनुमिति की बात करूं तो सिर्फ इतना बोला गया कि जाओ, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो सिर्फ इतना बोला गया कि जाओ, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तुम लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य पूरा हो गया है। कि जाओ तुम की जगह जाओ भी बोल दिया तो वो वाक्य सार्थक है। इसके बाद मैं प्रसंगानुमिति की बात करूँ तो हाँ या नहीं, जैसे कि किसी ने कुछ बोला तो आपने हाँ या ना बोल दिया, पूरा सेंटेंस ना बोल के हाँ या ना का प्रयोग किया, तो वहाँ पर प्रसंगानुमिति होती है। इसके बाद में आगम की बात करूँ तो बल देने के लिए कभी कभी कुछ शब्दों को अतिरिक्त रूप में जोड़ दिया जाता है, जिसे आगम कहते हैं। यानी कि वो वाक्य जो है अधिक सार्थक दिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ कि मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, और वहीं दूसरा उदाहरण दूं तो मैं बोलूँ कि मैं अभी खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर जो मैंने एक शब्द जोड़ा है वो है अभी। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको समझिए। अब मैंने यहाँ पर ये जो शब्द जोड़ा है अभी, यानी कि मैं अभी खाना खाऊंगी, मैं वल देकर कह रही हूँ ये बात कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुक कर नहीं, बल्कि अभी इसी समय खाना खाऊंगी, इसी समय मुझे खाना परोसा जाए। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये आगम शब्द है। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं कि वह वापस लौट आया, जबकि यहाँ पर वापस शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लौट आना खुद ही इसका संकेत दे रहा है कि कोई व्यक्ति वापस आ गया है, लेकिन यहाँ पर वापस लगाया गया है। इसके बाद में कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, तो बल देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो वाक्य रचना के 4 आधार होते हैं जिनते हैं, तो लोप और आगम पर मैंने यहाँ पर बात कर ली, पदक्रम या फिर शब्दक्रम और अन्विति या फिर अन्वय को मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेती हूँ वाक्य के भेदों पर। तो वाक्य के भेदों पर बात करूँ तो वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जाते हैं। आप इसको बना सकते हैं चार्ट को, और अपनी परीक्षा में भी बनाकर आ सकते हैं आंसर शीट में। तो वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जाते हैं। आप सबको पता होगा कि पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 3 आधारों पर होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वहीं दूसरा जो आधार है वाक्य भेद करने का वो है अर्थ की दृष्टि से या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 8 भेद किए जाते हैं। जैसे कि विधेयवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, तो इस तरह से आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 भेद आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आ जाते हैं रचना के आधार पर जो 3 वाक्य भेद किए गए हैं उन पर। तो रचना के आधार पर पहला वाक्य भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, ये वाक्य सरल वाक्य में क्या होता है, तो यहाँ पर वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था। जैसे कि लड़का जाता है, लड़का उद्देश्य है और जाता है विधेय है। एक उद्देश्य है और एक ही यहाँ पर विधेय है। और लड़का आम खाता है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक विधेय है। दूसरे पर आ जाते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि जो आश्रित है या फिर दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर, प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। उसके आधार पर ही उसका अर्थ निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कहा था। अब यहाँ पर मैंने कहा था प्रधान वाक्य हो गया। वहीं कि मैं क्लास लूँगी ये आश्रित हो गया है, कि क्योंकि ये मैंने कहा था यानी कि प्रधान वाक्य पर आधारित है। इसके बाद में अगला उदाहरण भी दिया गया है कि उसने कहा था कि अब वह खूब पढ़ेगी। तो यहाँ पर ये आश्रित है और ये प्रधान वाक्य है। आगे आ जाते हैं संयुक्त वाक्य पर, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद पर। तो संयुक्त वाक्य में बात करूँ, इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। जैसे कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है उस पर, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। ये प्रधान उपवाक्य सरल वाक्य भी हो सकते हैं, यानी कि जो वाक्य का भी हमने एक भेद पढ़ा सरल वाक्य, वो हो सकते हैं और मिश्रित भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले उपवाक्य सहयोगी उपवाक्य कहलाते हैं तथा सहयोगी उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर दीपक कॉलेज गया एक सरल वाक्य है। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक लगा हुआ है और ये समुच्चय बोधक है।
उसने 2 घंटे पढ़ा, ये भी सरल वाक्य ही है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 सरल वाक्य, दोनों प्रधान हैं, यानी दोनों अगर अलग अलग बोले जाएंगे, जैसे दीपक कॉलेज गया, इसका स्वतंत्रता में अर्थ है, पूर्ण है ये। वहीं उसने 2 घंटे पढ़ाया, ये भी स्वतंत्र वाक्य अपने में, ये पूर्ण है। तो यहाँ पर 2 सरल वाक्य को जब किसी समुच्चयबोधी चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाए, और के द्वारा जोड़ दिया जाए, या तथा या फिर एवं के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो आई होप आपको वाक्य के रचना के आधार पर तीनों भेद समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद को देख लेते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से बात करूं, पहला है विधान सूचक वाक्य। ये सरल वाक्य की तरह ही होता है। यहाँ पर कार्य संपन्न होने की सूचना मिलती है, जैसे कि मैं घर जाऊँगा, वह काम करता है, मैं खाना खाऊँगी, तुम अभी पढ़ोगे। तो इस तरह से विधान सूचक वाक्य के उदाहरण आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। दूसरा आता है निषेध सूचक वाक्य। जैसा नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर न की अनुभूति हो रही होगी, यानी कि कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ होगा। तो कार्य का निषेध सूचित होना निषेध वाक्य के अंतर्गत दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मैं घर नहीं जाऊँगी, आज मत आओ, या फिर आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, या फिर आज तुम पढ़ाई नहीं करोगे। वाक्य का अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत ही आसान है, नाम से ही ज्ञात है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कहाँ रहूँ, या फिर मैं क्या पढ़ूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से उदाहरण तैयार कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। उदाहरण तो आप खुद से तैयार कर ही लेंगे। इसके बाद में अगला प्रकार जो है वो है आज्ञावाची वाक्य, यानी यहाँ पर आज्ञा का बोध होगा, जैसे कि आओ अपना काम पूरा करो, या फिर बैठकर पढ़ाई करो। तो इस तरह ये सारे आज्ञा सूचक वाक्य हो जाते हैं। आगे बढ़ूँ तो अगला है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में जब किसी व्यक्ति के प्रति आप कोई इच्छा जाहिर करते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य, तो वो इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे कि चलिए अब घर चलें, या फिर ईश्वर तुम्हें सफलता दे, परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो। तो इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला प्रकार है वाक्य का संदेह सूचक वाक्य। नाम से ही ज्ञात है, जहाँ पर एक संदेह का भाव प्रकट हो, संभावना का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर संदेह सूचक वाक्य होगा। तो उदाहरण के तौर पर शायद आज वर्षा होगी, या फिर शायद कल सर्दी अधिक होगी। तो इस तरह के वाक्य संदेह सूचक वाक्य हो जाएंगे। वाक्य का अगला भेद है संकेत सूचक वाक्य। नाम से ही ज्ञात है, जहाँ पर संकेत दिया जाए या फिर कोई शर्त रहती है। और संकेत सूचक वाक्य की एक विशेषता ये है कि ये हमेशा मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लिखा है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। संकेत सूचक वाक्य है। वाक्य का अर्थ के आधार पर अगला और अंतिम भेद है विस्मय सूचक वाक्य या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य। जहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं तो वो विस्मय सूचक वाक्य बन जाते हैं। जहाँ पर हर्ष का भाव, शोक का भाव, आश्चर्य का भाव या फिर भय का भाव आदि भाव निहित होते हैं या फिर उद्घटित होते हैं, वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लग जाता है। उदाहरण के तौर पर हे राम यह क्या हो गया, तो यहाँ पर एक शोक का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे ही अरे वह काम करता है, तो यहाँ पर एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। तो वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हमने पढ़े, उसके बाद अर्थ के आधार पर इसके 8 भेदों को बहुत ही आसानी से पढ़ा। अब आ जाते हैं वाक्य परिवर्तन पर। तो सबसे पहले वाक्य परिवर्तन की दिशाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहली मुख्य दिशा है अयोगात्मकता। तो उदाहरण है गाय उड़ती है। इसको आप लिख खुद लीजिएगा, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे रही हूँ। गाय उड़ती है, गाय नहीं उड़ सकती है ना, तो यहाँ पर अयोगात्मकता है। इसके बाद में शेर घास खाता है, शेर घास नहीं खाता है, शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, तो ये वाक्य सार्थक नहीं है। अगली जो दिशा है वाक्य परिवर्तन की, वो है पदक्रम में परिवर्तन, यानी कि पदों का क्रम जो है इधर उधर कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर दुल्हन एक रात की, ये उपन्यासों में या फिर नाटकों इत्यादि में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, अधिक देखने को मिलता है, डायलॉग्स वगैरह जब लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पदक्रम में परिवर्तन किया गया है। ऐसे ही किस्सा एक लावारिस लाश का, और उसके बाद में कथा एक कंस की, ये तो नाटक आपने पढ़ा भी होगा। तो इस आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरे वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु है अनावश्यक विभक्तियां लगा देना या फिर अनावश्यक प्रसर्गों का प्रयोग, यानी विभक्तियों का प्रयोग वहाँ पर ज़रूरी नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगा दिया गया है।
तो इसको समझिए, जैसे कि कई बार हम अन्य भाषा के शब्दों का वास्तव में पदों का प्रयोग करते समय अनावश्यक विभक्ति या फिर परसर्ग लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर दरअसल, दरअसल स्वयं में पूर्ण है, कुछ लोग प्रयोग करेंगे दरअसल में, यानी कि दरअसल में ऐसा हुआ, तो वहाँ पर में लगाने की, यानी कि ये विभक्ति लगाने की, ये परसर्ग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि दरअसल अपने में ही पूरा अर्थ दे रहा है। दूसरा है दौरान, या फिर दौरान में कुछ लोग कर देते हैं। इसके बाद में दरमियान, दरमियान में, कृपया, कृपया करके। आगे बढ़ते हैं, चौथा बिंदु है या फिर वाक्य परिवर्तन की चौथी दिशा जो है वो है उपवाक्य विन्यास। हिंदी के मिश्रित वाक्यों में उपवाक्यों को तोड़कर लिखने का प्रचलन भी हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गया है। उदाहरण समझिए, आर्य लोग, जैसा कि मैंने कहा, ये देखिए उपवाक्य हैं सारे, कैसे कॉमा लगा लगा के इनको प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक वाक्य परिवर्तन की दिशा है कि आर्य लोग, जैसा कि मैंने कहा, कई टुकड़ियों में भारत आए। अब देखिए, आर्य लोग, जैसा कि मैंने कहा, कई टुकड़ियों में भारत आए, 3 उपवाक्य हैं। यहाँ पर 3 उपवाक्यों को मिश्रित रूप में, यानी कि मिश्रित वाक्य बना के पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में अगला उदाहरण है कि मजदूर लोग, इसके बाद में कॉमा लगाइए, जहाँ जगह मिली झोपड़ी बनाकर बैठ गए। तो ये उपवाक्य विन्यास जो कि वाक्य परिवर्तन की चौथी महत्वपूर्ण दिशा है। अब आ जाते हैं वाक्य परिवर्तन के कारणों पर, उसके बाद में वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो पहला कारण है अज्ञान, यानी कि अज्ञानता के चलते भी, जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने हिसाब से वाक्य को तोड़ फोड़ कर प्रस्तुत करेगा। आपने ऐसे भी बहुत लोग देखे होंगे कि वो अपने ही हिसाब से अपनी ही नई भाषा शैली में चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो इस आधार पर भी वाक्य परिवर्तित होते हैं। दूसरा है अन्य भाषा का प्रभाव, यानी कि हिंदी में अंग्रेज़ी का प्रभाव दिखे तो उस आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन होता है। तो अन्य भाषा का प्रभाव भी वाक्य परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। वाक्य परिवर्तन का अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है प्रयत्न लाघव, यानी कि लघु होने के भाव के चलते भी वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के समय में ये बहुत प्रयोग हो रहा है। मुझ या फिर मुझे के स्थान पर आज के समय में मेरे को या फिर मेरे से प्रयोग हो रहा है। जैसे कि मुझे यह कार्य नहीं करना है या फिर मुझे वहाँ नहीं जाना, इसके स्थान पर आज प्रयोग हो रहा है मेरे को वहाँ नहीं जाना है। तो प्रयत्न लाघव के आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे ही तुझ या फिर तुझे के स्थान पर तेरे को या तेरे से प्रयोग हो रहा है। वाक्य परिवर्तन का अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है स्पष्टता का आग्रह। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि मूल वाक्य है कि उसने उसे किताब दी, ठीक है। परिवर्तित वाक्य क्या है? परिवर्तित जो किया गया वाक्य में जो परिवर्तन किया गया स्पष्टता के लिए वो है कि राम ने श्याम को किताब दी। जैसे ऊपर लिखा था, मैं लिख ही दे रही हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसने उसे किताब दी। इसके बाद में परिवर्तित वाक्य क्या है? राम ने श्याम को किताब दी, जो कि स्पष्टता के लिए परिवर्तित किया गया। तो पहले वाक्य में जो कि ये है उसने और उसे अस्पष्ट थे कि किसने किसे किताब दी, तो यहाँ से एक भ्रम उत्पन्न हो रहा था। वहीं दूसरे वाक्य में जब कर्ता, कर्म और वस्तु स्पष्ट कर दिया गया तो वहाँ पर वाक्य पूरी तरह से साफ हो गया, उसका अर्थ जो है स्पष्ट हो गया। तो स्पष्टता के आग्रह के चलते भी वाक्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। वाक्य परिवर्तन का अगला और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण है वो है व्यापकता के आधार पर, विस्तार के आधार पर। तो जब कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र को छोड़कर व्यापक स्तर पर फैल जाती है तो उसकी वाक्य रचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बम्बईया हिंदी में मुझे के स्थान पर मेरे को प्रयोग होता है और वहीं तुझे के स्थान पर तेरे को प्रयोग होता है। मुन्ना भाई MBBS मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। और वहीं किस लिए के स्थान पर कायकु शब्द का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो व्यापकता के आधार पर भी वाक्यों में परिवर्तन होता है। इसको अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन है ही, कमेंट करिए। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ में भी वीडियोज़ को शेयर करिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।